हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आशीष एजुकेशन में। दोस्तों आज मैं आ गया हूँ। जैसा कि कल हम लोगों ने बातचीत करी थी कि आज से हमारा लाइव क्लास चालू होगा, लेकिन नेट प्रॉब्लम की वजह से मैं डेली आपको वीडियो के रूप में दूंगा। और अब आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 पाठ 1 संख्या पद्धति। एक पाठ से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, यानी कि कहने का मतलब है कि हम लोगों का आज शुरुआत है। ठीक है, आज से डेली हम लोगों को पढ़ना है 1 घंटे आराम से। मैथ बहुत ही आसानी से समझ में आएगा दोस्तों। बस आपको क्या करना है, धैर्य बनाना है। देखिए, पढ़ाई में धैर्य बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप धैर्य बना के साथ देंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं समझाने वाला हूं। और आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, आराम से पूरा वीडियो देखिए, बहुत ही मस्त तरीके से समझ आएगा। ठीक है, एक पाठ संख्या पद्धति यहां से स्टार्ट करते हैं, पूरे अंत पाठ तक चलना है दोस्तों। हम लोगों को साथ बना के रखना है, एक एक पाठ करके। अभी ये पहला पाठ है संख्या पद्धति। इसके बाद जो भी जितने भी पाठ हैं सभी पाठों को क्रमवाइज से पढ़ना है, साथ नहीं छोड़ना है दोस्तों। देखो, अगर आपको सफल होना है गणित में तो पूरी तरीके से साथ देना होगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले देखो देखो दोस्तों, अगर अभी तक चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको पढ़ाई का ये जो मैं वीडियो डालूंगा अगर उसका नोटिफिकेशन लेना है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन तुरंत प्रेस कर देना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, कक्षा 9 में जो पाठ 1 है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम इसकी मूलभूत छोटी छोटी इकाइयों को समझ लेते हैं। ठीक है, एकदम कहने का मतलब है कि सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि संख्या पद्धति जो पार्ट है उसमें से एक जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं उसको समझ लेते हैं। उसके बाद एक तरफ से क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, आगे देखिए, सबसे पहले इसमें दोस्तों हम लोगों को जानना ये जरूरी है, जैसा कि आप लोग पहले जानते होंगे, फिर भी मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूं, जिससे कि आप लोगों की यादें ताजा हो जाए। ठीक, देखिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों सम संख्या। ठीक है, सम संख्या। अब देखिए, अगर आपको पता है, ये सब चीजें पता है तो भी घबराइए मत। ये नहीं कि पता है तो आप भाग जाइए, अभी आगे काफी चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये सब चीज तो पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिवीजन करा रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर मुझे सबको साथ लेके चलना है, अगर किसी को नहीं भी पता है तो भी उसको पता हो जाना, क्योंकि हमारा क्या मूल, हम लोगों का क्या उद्देश्य है कि मैथ एकदम जड़ से पढ़ना है। मैथ को एकदम स्टार्टिंग से पढ़ना है पूरे एकदम अंत तक, यानी कि एकदम लो लेवल से हाई लेवल तक। आइए, सम संख्या। ठीक है, सम संख्या। उसके बाद में हम लोग जानेंगे दोस्तों विषम संख्या। क्या जानेंगे? विषम संख्या। अब बात करें सम संख्या, उसके बाद विषम संख्या, उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या। उसके बाद दोस्तों देखिए, ये जो संख्या पद्धति है यानी नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति में आपको ये जानना बेहद जरूरी है। इसमें जितनी भी हेडिंग्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, सबको मैं एकदम आपका सब एकदम डाउट क्लियर करने वाला हूं। देखिए, आप एक चीज इसमें अगर पढ़े होंगे, देखे होंगे, योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम। उसके बाद आप लोग देखे होंगे दोस्तों गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम। आराम से समझिए इस चीज को। देखिए, सारी चीजें हैं, मैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूं, बस आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये संख्या पद्धति पाठ में जितनी भी हेडिंग है हमको सब पढ़ना है क्रम वाइज, लेकिन अभी आप इतना देखिए, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए, समझिए चीजों को। सम संख्या का मतलब होता है दोस्तों, जो सम संख्याएं होती हैं, आप इसको इस तरीके से समझिए। परिभाषा तो बहुत ही बन सकती हैं, लेकिन आप एक साधारण भाषा में समझिए। जो संख्याएं, ठीक है, जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, आप लोग ध्यान समझिए, केवल दो से। ऐसी वो सब संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, वो संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? सम संख्याएं। जैसे आप अगर इसको परिभाषा लिखना चाहे तो परिभाषा भी लिख लीजिए, मैं बताता चलता हूं। देखिए, वह संख्याएं जो पूर्णतः दो से विभाजित हो जाए। ठीक है, दो से विभाजित हो जाए, वो संख्या क्या कहलाती हैं? सम संख्या। अब देखिए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
डैश 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 कुछ भी हो सकता है दोस्तों। अभी हम लोग 100 तक लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको एक साधारण भाषा में समझना है, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। बराबर, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब देखिए सवाल इसमें आते हैं, किस किस प्रकार के सवाल आते हैं। जैसे जो नंबर 1 पार्ट है संख्या पद्धति, उसमें सम संख्या से रिलेटेड काफी क्वेश्चन दिए गए हैं, तो मैं आपको एक दो कराता हूं, ध्यान से समझिए। अभी पहले पार्ट का ही सवाल है कि 20 से 40 के बीच सम संख्याएं ज्ञात कीजिए। अगर इस टाइप का सवाल आता है तो समझिए ध्यान से, क्या सवाल है? 20 से 40 के बीच कौन सी संख्या है? सम संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अब आपको यहां पे क्या करना है, देखिए गौर कीजिए, 20 से हमको स्टार्ट करनी है। अब हमको ये चीज ध्यान में रखना है, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं वो संख्याएं कौन सी संख्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। वेरी गुड, समझ आ रहा है। तो अब हमको 20 से 40 के बीच केवल ज्ञात करना है, अन्य संख्याओं से मुझे लेना देना नहीं है। तो हम 20 से जब स्टार्ट करेंगे दोस्तों, तो जो हमारा 20 है वो तो 2 से विभाजित है ही, ठीक है, यानी 20। अब इसके बीच जितनी भी संख्याएं होंगी, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 और 40, यानी 20 से 40 के बीच, 20 से 40 के बीच इतनी संख्याएं 2 से इतनी सम संख्याएं होंगी। बराबर, यहां तक समझ आया? आगे देखो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं विषम संख्या की। देखिए विषम संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? विषम संख्या का मतलब होता है दोस्तों, जिस प्रकार 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं, उसी प्रकार आप कह सकते हैं कि जो संख्याएं 2 से अविभाज्य हों, ठीक है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डैश 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 99। ध्यान से समझिएगा, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः अविभाजित हों, एक तो छोड़ दीजिए, 3 2 से विभाजित होगी नहीं, अंतर क्रम 2 का ही होता है, लेकिन अंतर क्या होता है कि सम संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, विषम संख्याएं जस्ट उसका मतलब विपरीत होता है। जैसे अगर वो 2, 4, 6, 8, 10, 12 होता है तो विषम संख्याएं होती हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13। ऐसे ही आप चले जाइए कहीं तक, ठीक है, बस समझ में आया। अब हमसे अगर पूछ दिया जाए इस प्रकार से क्वेश्चन कि क्या 137 विषम संख्या है? आप बताइए 137 क्या विषम संख्या है? ये तो कॉमन सी बात है, समझने वाली, नॉर्मल। ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, यानी कि 2 छंग 12, 1 बचा 17, 2 8 16, हमारा एक शेषफल बचेगा। इसके कहने का मतलब है दोस्तों कि 137 विषम संख्या है, जबकि सम संख्या नहीं है। यानी कि ये 137 क्या है? विषम संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही। दर्शन बात समझ में आ? देखिए विषम संख्या बस इतना माइंड में रखिए, कहने का मतलब ये है ऐसी कड़ी, यानी कि ऐसा पेयर जो 2 से विभाजित ना हो वो क्या कहलाती हैं? विषम संख्या है। आगे चले, वेरी गुड। अब इसमें से रिलेटेड बहुत टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, कुछ भी बन सकता है। जैसे अब देखिए 1 3 5 7, अभी कुछ भी बन सकता है कि 41 से लेके 49, 40 से लेके 50 तक। अभी जैसे ये क्वेश्चन था तो 20 से 40 तक विषम संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए विषम संख्याएं ज्ञात करनी है। 20 तो 2 से विभाजित होगा, तो हमारे 20 क्या होगा? ये विषम संख्या होगी नहीं। उसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 21 2 से नहीं होगा, 23 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 29, 31, 33, 35, 37, 39। उसके बाद 40 है तो 40 हमारा 2 से विभाजित हो जाएगा। कहने का मतलब ये है ये जो सारी संख्याएं हैं वो 2 से विभाजित नहीं होंगी, और ये 2 से विभाजित होंगी। जो 2 से विभाजित होंगी वो सम है, जो नहीं होंगी वो विषम है। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, वेरी गुड। आगे चलते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं अभाज्य संख्या की। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। देखिए ध्यान से समझिएगा, अभाज्य संख्या का मतलब होता है दोस्तों कि अभाज्य संख्या अभाज्य, इसके अर्थ से ही समझिए, अभाज्य कहने का मतलब है ऐसी संख्या जो बिल्कुल भी न विभाजित हो, केवल एक और स्वयं को छोड़ के, ठीक है, एक और स्वयं को छोड़ के किसी अन्य संख्या से जो संख्या ना विभाजित हो, ना कटे, उस संख्या को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। यहां तक समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। आगे देखिए दोस्तों,
एक से और स्वयं से, जैसे 7 क्या है, 7 एक को छोड़ के और 7 को छोड़ के और अन्य किसी संख्या से विभाजित हो सकती है? जी बिल्कुल नहीं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि 7 कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। बात समझ में आ रहा है ना? ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बोला, एक से और स्वयं से, एक से और स्वयं से, एक से तो सारी संख्याएं विभाजित होंगी, उसको छोड़ दीजिए। स्वयं से यानी अगर 7 है तो 7, 11 है तो 11, जो भी बड़ी से बड़ी संख्याएं हो जाए, जो संख्याएं केवल स्वयं से ना कटे वो संख्याएं कौन सी संख्या कहलाएंगी? मतलब स्वयं से ही कटे, अन्य किसी संख्या से ना कटे, वो संख्या कौन सी कहलाएंगी? अभाज्य संख्या। अब आप लीजिए, अगर कोई आपसे पूछता है सवाल, बात यहां अभाज्य संख्या का मतलब अभाज्य, अभाज्य मतलब कहने का मतलब है जो विभाजित ही ना हो, मतलब केवल एक से हो और स्वयं से हो, वही संख्या क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या। अब देखिए आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोग बात करते हैं योगात्मक प्रतिलोम की। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि योगात्मक प्रतिलोम किसे कहा जाता है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, योगात्मक प्रतिलोम, अब हम लोगों को क्या बात करना है? योगात्मक प्रतिलोम। देखिए योगात्मक प्रतिलोम आप एक सरल और साधारण भाषा में समझिए। देखिए किसी भी परिमेय संख्या की या तो किसी भी संख्या की, ठीक है, कोई भी संख्या है, उसके चिन्ह को बदल देने से ही योगात्मक प्रतिलोम बन जाता है। बात समझ में आया? कोई बात नहीं। अब देखिए जैसे मान लीजिए 2/3 है, ठीक है, आपको इसका क्या ज्ञात करना है? योगात्मक प्रतिलोम। बात को ध्यान से समझिएगा, यानी 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। अब देखिए यहां पे कोई चिन्ह नहीं है तो क्या माने जाएगा? प्लस, यानी कि धनात्मक है। अब हमको दोस्तों इसका योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देने से ही योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात हो जाता है। देखिए 2/3 है तो इसको हम क्या कर देंगे? -2/3। 2/3 का यही हो गया क्या? योगात्मक प्रतिलोम। बात नहीं समझा? बस अगर यहाँ पे प्लस था हमने क्या कर दिया? माइनस, और सभी संख्याएं सेम हैं, इसी को क्या बोलते हैं? योगात्मक प्रतिलोम। आगे देखिए, अब अगर हम बात करें -8, ठीक, इसका योगात्मक प्रतिलोम आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, बस इस संख्या के सामने क्या है? माइनस। अब यही माइनस हटा देंगे, क्या बचेगा हमारा? 8। यहां पे हम अगर प्लस लिखते हैं तो भी सही है, नहीं लिखते हैं दोस्तों तो ये ऑलरेडी प्लस ही मान्य होता है। यानी कि -8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो गया? 8। नहीं समझ में आ रहा? बहुत अच्छे से आ रहा होगा। आगे देखिए दोस्तों, -8 का योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा? 8। अभी कोई भी संख्या ले लेने दो, आप ध्यान से समझिएगा कि कोई भी संख्या हो, बस आपको क्या कर देना है? चिन्ह को बदल देना है। चिन्ह को बदल देने से ही हमको क्या प्राप्त हो जाता है? मतलब योगात्मक प्रतिलोम। बात नहीं समझ में आई? एक दो एग्जाम्पल और ले लीजिए, जैसे -1/9 हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या है? माइनस, बस हमको माइनस हटा देना है, यही हमारा -1/9 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो गया? 1/9। अब हम अगर बात कर लेते हैं 6 का योगात्मक प्रतिलोम, यहाँ पे कुछ नहीं है, प्लस मान्य होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? -6। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे आप लोग योगात्मक प्रतिलोम। अब आगे चलते हैं। अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको माइंड में क्या सेट रखना है कि हमको किसी भी संख्या का चिन्ह बदल देने से हमको क्या प्राप्त हो जाता है? योगात्मक प्रतिलोम। क्वेश्चन कोई सा भी आने दो, आप आसानी से कर लेंगे। बराबर, आगे चलो, बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात करते हैं गुणात्मक प्रतिलोम की। बहुत ही आसानी से सीखेंगे दोस्तों, बस आपको धैर्य बनाना है। इसी तरीके से कोई भी बड़ा सा बड़ा कठिन से कठिन टॉपिक हो, बहुत ही आसान भाषा में मैं समझाने वाला हूं आप लोगों को। बस आपको क्या करना है? तुरंत अपने सारे दोस्तों को जोड़ो, फटाफट जोड़ो। कहने का मतलब है अपने इस परिवार को बड़ा करो, सभी दोस्तों को बताओ कि इस यहाँ पे ऐसी पढ़ाई की जाती है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आता है, जिससे ज्यादा लोग जुड़े, मुझे भी अच्छा लगे, आपको भी मैं आसानी से बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा सकूं। अभी मैथ पढ़ रहे हैं हम लोग, अगर फैमिली बड़ी हुई, आप लोगों ने सपोर्ट किया, तो अदर सब्जेक्ट, विज्ञान हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, सभी सब्जेक्ट को मैं इसी तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं। बस आप लोगों का साथ चाहिए। आगे देखिए, गुणात्मक प्रतिलोम। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों गुणात्मक प्रतिलोम का। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करना होता है दोस्तों? जिस प्रकार योगात्मक प्रतिलोम में चिन्ह चेंज करना रहता है, उसी प्रकार दोस्तों गुणात्मक प्रतिलोम में हमको संख्याएं चेंज, जैसे अंश को हर और हर को अंश बनाना है। समझ कुछ आया नहीं? देखिए -5, समझ लीजिए सपोज दैट ये एक संख्या है, हमको इसका क्या ज्ञात करना है? गुणात्मक प्रतिलोम। ये अंश है, यहाँ पे हर है कोई नहीं, मतलब ये केवल
परिमेय अब हम बटा 1 मान सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास अंश भी हो गया और हर भी हो गया, कोई भी भिन्न हो, कोई भी संख्या हो, इसी प्रकार से अगर वो ऑलरेडी जैसे मान लीजिए 6/4 ये एक भिन्न तो दिया ही हुआ है, ठीक है ना, बात को समझिएगा, ये ऑलरेडी भिन्न है, लेकिन ये हमारा भिन्न नहीं बना है, ठीक है ना। ये क्या है, ये एक संख्या है, मतलब केवल 5 है, तो हमको क्या कर लेना है, बटा 1 अपने मन से मान लेना है, ठीक। अब देखो जब हम बटा 1 मान लिए तो बस हमने क्या कहा, अंश को हर और हर को अंश बना देना है, बहुत ही आसान। यानी हमारा हर कितना है 1, अब इसको अंश बना देना है, और अंश में कितना है -5, इसको क्या बना देना है, हर। यही हो गया हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। जी हाँ दोस्तों, बस यही तरीका है, इसी तरीके से करना है हमको, अंश को हर और हर को क्या बना देना है, अंश, उसी को बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। बात अभी नहीं समझ में आई? आगे देखिए इसमें दोस्तों 6/4 है, यानी हमारा अंश 6 है और हर 4। कहने का मतलब है दोस्तों कि हम मैंने क्या बताया कि किसी भी संख्या को गुणात्मक प्रतिलोम हम कब बना सकते हैं, अंश को हर को अंश बना देंगे, अंश को हर। ये 4 है तो हमारा अंश 4 हो जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, यही क्या हो जाएगा हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। जी हाँ दोस्तों, यही तरीका है, बहुत ही आसान है। बस अभी 1-2 एग्जांपल और हम लोग कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 7, अभी हमको इसका ज्ञात करना है गुणात्मक प्रतिलोम। हमारे पास केवल अंश है, हर है नहीं, तो हम बटा क्या मान लेंगे 1। हमको अंश भी प्राप्त हो गया, हर भी प्राप्त हो गया, यानी अंश हर दोनों है। अब हमको गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करना है, अंश को हर और हर को अंश बना देना है, यानी कि 1 ऊपर और 7 नीचे, यही हमारा क्या हो गया गुणात्मक प्रतिलोम। अब गुणात्मक प्रतिलोम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग आसानी से कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको मैं देखो क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, क्यों मैं जोर देता हूं। देखो अभी मैं कोई एक सवाल करा दिया, ठीक है, मान लीजिए सपोज आपने उस सवाल को समझा, लेकिन अगर दूसरा सवाल आ गया तो आप लोगों को कंफ्यूजन, इसीलिए आप उसके नियम को ही समझ लीजिए। कहने का मतलब है कि हम आप नियम को ही समझ लीजिए, पूरे बेसिक से समझ लीजिए, कहीं से भी क्वेश्चन आने दीजिए, सारे क्वेश्चन हम लोग क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे, बराबर। वेरी गुड। आगे देखिए, अब ये जो 5 टॉपिक थे, इसमें से दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को आगे कभी भी कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे बढ़ा जाए, आप लोग अच्छा लग रहा है पढ़ने में ना, वेरी गुड। आगे देखिए, अब ये जो सब टॉपिक थे आप लोगों को समझ आया। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहां से आगे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे समझते हैं। अब इसी पाठ में यानी संख्या पद्धति में ये सब भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि कहने का मतलब है कि इनसे रिलेटेड सवाल मिलेंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, हम लोग बेस पे जोर दे रहे हैं कि बेसिक समझ लेते हैं, आगे की तो बात ही छोड़ो। जब हम लोग बेसिक समझे रहेंगे तो सारे सवाल तो इसी में से आने हैं। आगे देखिए, संख्या पद्धति में ये भी चीजें आपको समझना बेहद जरूरी है, ध्यान से समझिएगा, नोट करते रहिएगा एक एक चीज, क्योंकि जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं इससे एक भी बाहर सवाल आने वाला नहीं है संख्या पद्धति में से, किसी भी परीक्षा में। तो आपको क्या करना है, सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संख्या रेखा, यानी कि संख्या रेखा का। देखो आपने पहले पढ़ा होगा, जाने होंगे कि कोई संख्या होती थी, जैसे मान लीजिए आप कि 5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, तो आप क्या करते थे, एक सीधी पाई लेते थे, यहाँ पे 0 मानते हैं, आपको पता है इस दाहिने हाथ की तरफ हमारा क्या होता है प्लस और बाएं हाथ की तरफ माइनस। तो यहाँ पे आप करते होंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, 6, और इधर जाना होता तो -1 -2, ठीक। अब देखिए हमको 5 पे दर्शाना था, तो हमने यहाँ से क्या कर दिया 5 तक। लेकिन ये जो दोस्तों अब आप बड़े हो चुके हैं, मतलब काफी अच्छा 9th में है, तो इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं, जैसे मान लीजिए -2/3, ठीक है, इसको क्या करना है, संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो अब आपको कंफ्यूजन होगा कि हमको 2 लिखना है 3 लिखना क्या, तो इसको मैं समझाने वाला हूँ, ध्यान से देखिए। अगर इस प्रकार का कोई भी सवाल कैसा भी आए, बस आपको एक चीज ध्यान देना है, क्या कि संख्या रेखा पर निरूपित करना है, यानी कि जो हमारा हर होता है दोस्तों, नीचे वाला भाग, उसको उसी तरीके से कांस्टेंट रहने देना है। बात को समझिए, यानी कि हर को हमारे हर ही रहने देना है, अंश को केवल हमको लिखना है। जैसे इस एक हम संख्या रेखा ले लिए, यहाँ पे हमारा क्या हो गया 0। अब इधर जाना है तो हमने क्या कहा, हर को हर ही रहने देना है, केवल अंश से। देखो इधर हमको प्लस होगा 1/3, 2/3, 3/3, 4/3। बात अभी नहीं समझ आ रही, देखिए
हर को वैसे ही कांस्टेंट रहने देना है, लेकिन अंश को केवल चेंज करना है। अगर हम उधर, अब ये तो दायां हाथ था, दाहिने साइड हमारा क्या होता है प्लस। अब हम इधर की बात कर लेते हैं, -1/3, -2/3, -3/3, -4/3, -5/3। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो हर होता है उसको कांस्टेंट ही रहने देना है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। बस जो भी चेंजेस करने हैं दोस्तों हमको कहाँ पे करने हैं, अंश में। अंश की संख्या को गड़बड़ करना है, हर को वैसे ही रहने देना। अब हमको कहाँ किस संख्या को प्रदर्शित करना है, -2/3। -2/3 कहाँ है, यहाँ पे, यानी 0 से लेकर के -2/3 तक। अभी नहीं समझ में आया, आगे देखिए। अभी इसमें ऐसा भी पूछा हो सकता है कि आपको 4/3 को दर्शाइए, तो हमको क्या करना है, 4/3 हमारा यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक कर देना है। अभी नहीं समझ में आ रहा है, फिर से देखिए। कोई और एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी कुछ भी हो सकता है। देखिए इसमें आपको एक चीज ध्यान देना है कि संख्या रेखा पर निरूपण का मतलब होता है कि अगर कॉमन है, जैसे 5 है, यहाँ पे भी -6 होता तो आप माइनस एरिया में और आते, -3, -4, -5, -6 तक, फिर इसको यहाँ तक ले आते। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन क्या होता है कि यही हमको कैसे लिखना है, तो उसी के लिए मैं बता रहा हूँ कि देखिए सबसे पहले आपको क्या कर देना है, हर को कांस्टेंट रहने देना है, लेकिन अंश को बदलना है। अंश में हमने 1 2 ऐसे लिख लिया, फिर इधर लिखना है, कोई भी संख्या हो सकती है यहाँ पे। अभी मान लीजिए सपोज -11/81 है, तो हर को सब में 81 ही रहने देना है, लेकिन अंश को हमको 1 2 3, अगर प्लस एरिया में जाना है तो 1 2 3 4 5 6 प्लस में जाना है, और इधर आना है तो -1 -2 -3 -4 ऐसे करना है। बात समझ में आ रही ना। यही होता है संख्या रेखा पर किसी भी संख्या का निरूपण। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे। देखिए दोस्तों एक बात देखिए, अगर आपको समझना है तो सबसे पहले तो आपको खुद के ऊपर विश्वास करना होगा और एक प्रयास करनी होगी। देखिए अभी मैं कितना भी कैसे भी समझाने की कोशिश करूं, लेकिन अगर आपका ध्यान नहीं है यहाँ पे, पहली बात तो बॉडी के साथ साथ माइंड भी स्थिर करिए। आप दिमाग को पूरी तरीके से यहाँ पे झोंकिए, यहाँ पे हमारी तरफ कीजिए, तभी आप समझ पाएंगे। और देखिए मैथ मैं आपको इतना पहले ही बताया ना, इतनी आसान तरीके से आपके सामने पेश करने वाला हूं कि आपको लगेगा, अगर किसी ने आपको ऐसा लगता होगा कि मैथ बहुत कठिन है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। बस आपको साथ देना है, मैं पहले ही बोल दिया हूं, और आपको क्या करना है, पूरा धैर्य बना के आसानी से समझना है, ठीक है ना। आगे देखिए, और ज्यादा से ज्यादा अभी भी टाइम है, तुरंत पहले शेयर कर दो सबको, सबके पास जितने फ्रेंड्स हैं सबके पास शेयर करो तुरंत। देखो इससे क्या होगा, आप तो पढ़ ही रहे हैं, आपका दोस्त भी पढ़ेगा, आपका भाई भी पढ़ेगा, आपकी बहन भी पढ़ेगी। क्या आप नहीं चाहते वो लोग पढ़े? अगर नहीं चाहते मत करो भाई, कोई बात नहीं। अगर आपको उनसे दुश्मनी है तो मत करो। अगर थोड़ा सा भी दर्द है, आप चाहते हैं पढ़ें, तो तुरंत कर दीजिए, आप भी पढ़िए, सब लोग पढ़ें। आइए अच्छे से हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा परिवार बड़ा होगा तो हम लोग को पढ़ने में भी मजा आएगा। बराबर, मैं पूरा एकदम साथ रहने वाला हूं, आप लोग बिल्कुल मत पकड़े, पूरा अंत तक साथ देने वाला हूं, लेकिन आपको भी हमारा साथ देने की जरूरत है। आगे देखिए, तुरंत शेयर वाला बटन दबा दीजिएगा। अब देखिए शांत दशमलव, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों शांत दशमलव। देखिए इसमें दो चीजें हैं, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। बराबर, आगे देखिए, शांत दशमलव का मतलब होता है दोस्तों किसी भी जैसे, जो ऐसे समझिए साधारण भाषा में, पहले हम लोग क्या करते हैं, बुक की भाषा बिल्कुल भी नहीं, पहले अपनी भाषा में समझ लेते हैं। देखिए शांत दशमलव का मतलब होता है किसी भी संख्या का अंश में हर का भाग देने पर अगर वो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि पूर्णतः कट जाए, ठीक है ना, उसको क्या बोला जाता है, शांत दशमलव। अशांत दशमलव का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि किसी भी संख्या में किसी संख्या का भाग देने पर वो संख्या पूर्णतः ना कटे, 1 2 3 4 5 ऐसे 9 8 7 6 11 कुछ भी ऐसे आता रहे, तो वो क्या होगा, अशांत दशमलव। कहने का मतलब हुआ दोस्तों, देखिए 5 3 4 2, अभी आप मान लीजिए सपोज ये हमारा यहीं पे भाग देने पे पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना, तो ये क्या हो गया हमारा शांत। अशांत का मतलब हुआ 4 5 .6 8 3 2 7 ऐसे ऐसे आते जा रहा है, मतलब 10 आते जा रहा है, अभी कट ही नहीं रहा है, तो इसको क्या बोला जाएगा, अशांत दशमलव। अब देखिए जैसे 7/2, अभी हमको इसमें इसका भाग देना है। आप दीजिए 2/3 6 हुआ, यहाँ पे कितना बचा, 1, नीचे आएगा 10, दशमलव लेंगे 10 होगा, 2 5 10, यानी कहने का मतलब क्या है कि इसका हमने इसमें भाग दिया, पूरी तरीके से कट गया, तो ये हमारा क्या हो गया, शांत दशमलव। ठीक है, अब अशांत की बात करें तो देखिए, अभी आप ले लीजिए 11/3,
ठीक, इसका इसमें भाग दीजिए। आप जब भाग देंगे तो 3 तिरिक का 9 होगा, 10 2 आएगा, 10 लेंगे 0 20, फिर 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18, ऐसे ऐसे आता रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये इसी प्रकार से चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, कटने वाला नहीं है, तो वो क्या माना जाएगा? अशांत। समझ में आ रहा है ना? बात समझ में आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। अब देखिए आगे, यहाँ पे समझ गए आप लोग? अभी इसमें और कोई डाउट? देखिए अभी मैं एग्जांपल एक छोटा भाग से समझा रहा हूं, लेकिन यहाँ पे बड़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए सपोज 1/27 हो गया, कुछ भी और भी बड़े बड़े हो सकते हैं। बस आपको रूल समझना है, तरीका समझना है, नियम समझना है, बाकी तो आप लोग समझ जाएंगे भाई। आगे देखो, भाग गुणा तो आता ही होगा। आगे देखिए, एक में जब हम 1 में 27 का भाग करिए, ठीक है, देखिए दशमलव यहाँ पे हुआ, यहाँ पे 0, अभी भी भाग नहीं जा रहा है। फिर यहाँ पे हम 0 लेंगे 0। अब 27 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 100 से ज्यादा ना हो, कम बराबर चलेगा। आगे देखिए, अब 27 का करिए, हमारा 3 बार जाएगा, 3 7 21 का 1 हासिल लगा दो, 3 दूनी 6 1 6 2 8, 10 में से 1 गए 9, यहाँ दिए 9 में से 8 गए 1। भाई अभी तो हम दशमलव लिए थे, यहाँ पे 1 0 और ले सकते हैं, ले लो ना। आगे देखो, अब क्या करना है हमको? अब यहाँ पे हम 8 बार ले जाएंगे, ज्यादा होगा, उम्मीद 7 बार जाएगा, चेक कर लेते हैं। 7 7 49 का 9 से लगा 4, 7 3 21 सॉरी 7 दूनी 14 4 18, ठीक है ना। अब देखिए 10 में से 9 गया 1, इधर कट गया, 10 में से 0 ले सकते हैं, अभी भाग नहीं जा रहा है, 0 लेंगे 0। अब देखिए, कहने का मतलब है इसी प्रकार से अब रिपीट होना स्टार्ट हो गया दोस्तों। 27 तीन ले जाएंगे आप, 81 आएगा, फिर 19 बचेगा, 0 लेंगे आप, यहाँ पे 0 लेकर के 0 लेंगे नहीं, अभी दशमलव से हमने कितना 0 लिया? यहाँ पे 1 लिए थे, 2 3, हमारा खत्म हो चुका है। अब 0 लेंगे तभी 0 ले पाएंगे, यानी कहने का मतलब है फिर हमको कितना बार ले जाना है? 7 बार। कहने का मतलब है ये कटेगा नहीं, बार 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 रिपीट होता रहेगा। तो ये संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी? ये संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी? अशांत दशमलव। समझ में आया? अब अगर कोई दूसरा संख्या होता, जैसे 8, कोई भी संख्या लीजिए जो कट जाए, भाग दे देते हैं हम लोग, देखते हैं कटता है या नहीं। 92, यहाँ पे 8 से 8 1 सॉरी 1 2, फिर 4 आया, सॉरी 8 के 8 आया, 12 में से 8 गए 4, दशमलव लिए 0, 8 पंजे 40, यानी कहने का मतलब है कट गया। जो कट गया वो शांत दशमलव, जो ना कटे वही अशांत दशमलव। साधारण भाषा में आप लोग समझ पाएंगे। आगे चलिए, अब हम लोग बात करते हैं परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। आप लोगों ने पहले पढ़ लिया होगा। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं बुक के तरीके से नहीं बता रहा हूँ, मैं अपना अलग नियम अलग तरीके से बता रहा हूँ, एकदम से सिंपल देसी तरीका से। आप बोल सकते हैं देसी जुगाड़ से समझा रहा हूँ आपको, लेकिन ये बड़े से बड़े परीक्षा में ये देसी जुगाड़ बहुत ही कारगर साबित होने वाला है आप लोगों के लिए। बराबर, आप लोगों को फिर क्या करना है? फटाफट से पढ़ाई करनी है। परिमेय संख्या जानते हैं, उसके बाद अपरिमेय संख्या। देखिए आप बुक में कुछ भी जैसे पढ़े होंगे, कैसे भी समझे होंगे, मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं अपने भाषा में समझाता हूं। देखिए, जो 9 में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है, उसके कहने का मतलब होता है दोस्तों, अपरिमेय संख्या का मैं एक तरीका बताता हूं। आप लोग कैसे पहचानेंगे कि ये संख्या हमारी अपरिमेय है? पहली बात तो ये, कोई भी संख्या करड़ी में है तो वो अपरिमेय ही होगी। ठीक, एक पहला रूल। दूसरा रूल ये कि किसी भी, जब हम, जैसे कि ये संख्या हो गया 1/27, ठीक है ना। अब ये परिमेय है या अपरिमेय, हमको कैसे पता होगा? ऐसे हम नहीं बता सकते दोस्तों। सबसे पहले हम अंश में इसका भाग देंगे तो हमारा इस टाइप का आंसर आएगा, यानी कि जो कटने योग्य होगा ही नहीं, बार 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 रिपीट होगा। तो मतलब रिपीट अगर, तो वो रिपीट होने लगता है। कहने का मतलब समझिए, जैसे ये ले लीजिए आप 11/3, ये परिमेय है या अपरिमेय? हमको जानने के लिए दोस्तों, देखिए ये परिमेय नहीं, अपरिमेय नहीं है, परिमेय है। कैसे? मैं आपको समझाता हूं। 3 त्रिक का 9, ठीक है, दशमलव 3 6 6 6 6 आता रहेगा, ठीक है ना। जो संख्या भाग देने के बाद अगर सेम संख्या रिपीट होने लगी, कभी कभी ऐसा भी होता है, अभी देखिए यहाँ पे 6 6 6 रिपीट हो रहा है, कभी कभी ऐसा होगा आपके पास, आपके साथ 3 4 3 4 3 4। कहने का मतलब है ये 3 4 यानी बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर ऐसा कंडीशन कभी क्रिएट होता है कि दशमलव के बाद कोई संख्या बार बार रिपीट होने लगती है, तो वो संख्या दोस्तों परिमेय संख्या कहलाती है। बात नहीं समझ में आया? अगर यही चीज कोई भी संख्या है, अंश है, आप उसका उसमें भाग दे रहे हैं,
वो मान लीजिए सपोज इस टाइप से आ रहा है 2 3 4 0 8 6 4 2 3। कहने का मतलब है ना तो कोई जोड़ा लग रहा है, कोई संख्या बार बार इसमें रिपीट नहीं हो रही है, और गड़बड़ 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 आता जा रहा है, तो वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या। समझ नहीं आ रहा? परिमेय संख्या साधारण सी बात है, जो या तो कट जाए पूरा पूरा या तो फिर रिपीट होने लगे वो परिमेय, जो ना कटे बार बार अदर संख्या है वो अपरिमेय, और करड़ी है तो वो भी अपरिमेय होगी। जैसे समझिए बात को, देखिए मान लीजिए करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 3, ये क्या होगा? अगर आपसे पूछ दिया जाए ये परिमेय है या अपरिमेय, तो आप इसको क्या बताएंगे? ये दोस्तों अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या बिल्कुल नहीं है। ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। अगर जब तक इसका कोई मान हो, आप दशमलव में निकालेंगे लेकिन कोई एक्यूरेट मान नहीं होता, तो वो क्या होगा? अपरिमेय। अब अगर कोई आपसे पूछ दे करड़ी में 4, ये परिमेय है अपरिमेय? देखिए 4 का वर्गमूल निकल सकता है, ये होगा 2, यानी कि ये हल हुआ, ये क्या होगा? परिमेय। साधारण भाषा में समझिएगा कि जो पर अभी देखिए अपरिमेय की 2 कंडीशन होती है, दोनों कंडीशन जान लीजिए, उसको छोड़ के जो भी कंडीशन क्रिएट हो वो सारी परिमेय होंगी। जैसे पहला कंडीशन ये कि अगर किसी भी चीज का भाग देने के बाद संख्या बार बार अदर रिपीट हो रही है, सेम रिपीट नहीं हो रहा है, इस तरीके से नहीं हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, तो अपरिमेय होगी। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये कि अगर करड़ी में कोई ऐसी संख्या है जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, या फिर उसको आगे तक हल, अभी आप इसको क्या हल कर सकते हो? ये आगे हल हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो बात ही खत्म। जो करड़ी की संख्याएं आगे ना हल हो सके, जिसका मुझे एक्यूरेट मान ना पता हो, वो ही क्या कहलाएंगी? अपरिमेय। यही 2 कंडीशन आप जान लीजिए, और साधारण सी भाषा में, और सब कंडीशन में क्या होता है? परिमेय। जैसे ये करड़ी में है जरूर, लेकिन ये हल हो सकता है आगे, यानी कि इसका मान हमको क्या हो सकता है? पता। अगर ऐसा कंडीशन क्रिएट हो तो वो क्या कहलाएगा? परिमेय। अभी परिमेय और अपरिमेय में आपको कोई डाउट, समझ नहीं आ रहा, संदेह बताइए जरूर, तुरंत बताइए। मैं उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो बताइएगा। बहुत ही यार सिंपल तरीके में समझाया हूं। अगर आप थोड़ा सा अगर नहीं समझ आया, फिर से पीछे जाइए, बैक जाइए, बैक जाके फिर से उस चीज को देखिए। मैं जो बोल रहा हूं उस पर जोर देखिए। अरे यार, अगर मैं जो चीजें बोल रहा हूं, अगर आप उसको थोड़ा डीप में या फिर थोड़ा आराम से समझेंगे ना, बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है। अब जो हमारा संख्या पद्धति में ये सारी टॉपिक्स हैं, अभी और काफी चीजें हैं जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी काफी और चीजें हैं, चलिए उसको देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगली चीज जो है निरपेक्ष मान। अब हम लोग सीखेंगे कि निरपेक्ष मान किस तरीके से हल किया जाता है, ये भी आपको जानना बेहद जरूरी है। देखिए सबसे पहले तो आप लोग इसका चिन्ह समझ लीजिए। निरपेक्ष मान का चिन्ह कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है। और इसको जो सॉल्व करना होता है, मैं इसका तरीका बताता हूं। एक पहले आप एक एग्जाम्पल कोई लिखिए। देखिए निरपेक्ष मान का चिन्ह 7-2। ठीक है। उसके बाद में आपको बताना है कि ये किधर बड़ा होगा या किधर छोटा। ठीक है जी, बिल्कुल। अब देखिए इसका मतलब है दोस्तों, यहाँ पे बॉक्स है। अब आपको ये चिन्ह तो पता ही होगा। देखिए वो सब छोड़िए, सबसे पहले आप ये समझिए इसको हमको हल कैसे करना है। एक मैं आपको तरीका बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। निरपेक्ष मान का मतलब होता है दोस्तों, ये जो चिन्ह होता है, ठीक है, ये जो चिन्ह होता है वो अगर ऋण है, अगर धन है तो धन ही रहेगा, यानी प्लस है तो प्लस ही रहेगा। लेकिन अगर ऋण है तो वो जब चिन्ह हटेगा तो क्या हो जाएगा? धन। जैसे अभी आप इसको, हम ये निरपेक्ष मान का चिन्ह नहीं हटा सकते, तब तक नहीं हटा सकते जब तक उसके बीच में जो संख्याएं हैं पूर्णतः हल नहीं कर लेंगे। कहने का मतलब है दोस्तों, ये 7-2 है, जब तक हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हल नहीं करेंगे, तब तक हम निरपेक्ष मान के चिन्ह को नहीं हटा सकते। तो हमको इसको लगाए रखना है। 7 में से 2 हटाएंगे 5, निरपेक्ष मान का चिन्ह। अब देखिए इसको हम हटा सकते हैं या नहीं? हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बीच कोई सवाल नहीं है, कोई 2 संख्या नहीं, एक ही संख्या है, तो हम इसको क्या करेंगे? आसानी से हटा सकते हैं। 7 में से जो दोस्तों जब हम इस निरपेक्ष मान को हटाएंगे तो 7 ही होगा। क्यों 7 होगा? यहाँ पे कुछ नहीं है, प्लस ही मान्य होगा। जब प्लस होता है तो प्लस ही आता है, माइनस होगा तो माइनस हट के प्लस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, केवल ऋणात्मक है तो ही बदल जाएगा, यानी माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, लेकिन अगर प्लस है तो क्या रहेगा? प्लस ही रहेगा। अब हम 7 को हटा दिए, निरपेक्ष मान तो हमारा 7 आ गया। फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, प्लस। अब देखिए -2,
ठीक है। -2 पर से जब हम निरपेक्ष मान के चिन्ह को हटाएंगे तो दोस्तों ये क्या आएगा यहाँ पे हमारा 2। ठीक, 7 था 7, बात को समझिएगा, निरपेक्ष मान के चिन्ह को हम हटा सकते हैं, उसके चिन्ह को बदलेंगे नहीं। अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। यानी -2 था, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, +2। अब देखिए ये निरपेक्ष मान हम हटा सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक ही संख्या है निरपेक्ष मान में, 5 हम ले लेंगे ब्रैकेट। देखिए अगर वीडियो की क्वालिटी थोड़ा गड़बड़ दिख रही है तो आपको अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ानी है, 360 कर लेना है, उसके बाद देखना है, बराबर। 7 2 9। अब बताइए आप बड़ा कौन हुआ, ये या ये बड़ा है, कॉमन सी बात है, तो हमारा चिन्ह किधर लग जाएगा, उधर का। अभी आपको समझ नहीं आया, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, और एग्जांपल कराने वाला हूं। अरे 1 नहीं आया, 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, कब तक नहीं आएगा, आएगा 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 भाई, बस आपको देखना है। देखो मान लीजिए -9 -3, इसको सॉल्व करना है आपको। पहले इसको छोड़िए, पहले सॉल्व करना सीखिए। ये अभी हम इसको निरपेक्ष मान के चिन्ह को नहीं हटा सकते, क्यों, क्योंकि हमारा ये अभी हमको अंदर 2 संख्या है, इसको हमको सॉल्व करने की जरूरत है। चलिए निरपेक्ष मान माइनस माइनस प्लस, वेरी गुड, 9 2 12। लेकिन बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो यहाँ पे क्या हमको आएगा, माइनस ही आएगा। अब मैंने आपको क्या बताया कि हम निरपेक्ष मान के चिन्ह को हटा सकते हैं अगर अंदर एक ही संख्या है। तो एक ही संख्या मींस 12 केवल ओनली 1 संख्या है। अब हम इसको हटा सकते हैं, लेकिन तरीका क्या है, चिन्ह को क्या कर देना है, हमको बदल देना है। समझ नहीं आया अभी, अरे भाई क्या करना है, केवल चिन्ह को बदल कैसे देना है, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, लेकिन अगर ऋणात्मक है, माइनस है, निगेटिव है, तो केवल उसको हटाना है। यानी कि यहाँ पे माइनस है, हम माइनस हटा देंगे, निरपेक्ष मान भी हटा देंगे। जब निरपेक्ष मान की वजह से ही तो माइनस हट रहा है, तो हमको हमारा क्या प्राप्त हो गया, हमको 12। फिर भी समझ नहीं आया, और कोई बात नहीं, और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे ठीक है दोस्तों, आइए बहुत बढ़िया, ये एग्जांपल हो गया। अभी देखिए यहाँ पे मैंने तुरंत निरपेक्ष मान नहीं हटाया, क्यों, क्योंकि हमारे अंदर संख्याएं थी, निरपेक्ष मान के अंदर संख्याएं थी। अभी इसको देखो, ये हम तुरंत हटा सकते हैं दोस्तों, क्यों, क्योंकि इसमें एक ही संख्या, और ये प्लस है तो प्लस ही निकाल लेंगे, निरपेक्ष मान हट गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर माइनस होता तो हम इसको क्या करते हैं, माइनस हटा के प्लस लाते हैं। यहाँ पे माइनस है, रहने देते हैं। यहाँ पे -3 है, निरपेक्ष मान का चिन्ह लगा है। तो हमने क्या बताया आपको कि हम जब निरपेक्ष मान के चिन्ह को निरपेक्ष मान के चिन्ह को हटाएंगे तो हमको चिन्ह को अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। यानी यहाँ पे -3 है, ये क्या हो जाएगा, +3। 9 में से 3 गए 6, हमारा आंसर आ गया भाई। अभी समझ नहीं आया क्या, फिर से देखिए एक एग्जांपल। अरे बहुत आसान है, अब निरपेक्ष मान का कोई भी सवाल दिमाग में सेट कर लो, कोई भी सवाल आए, बस यही तरीका ध्यान रखना है, बड़ा हो छोटा हो। अभी एक बड़ा सा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। देखिए 6 - 5 निरपेक्ष मान का चिन्ह गुणे -2 प्लस 4 - 8 -2 निरपेक्ष मान का चिन्ह, इसको ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं हमको भाई, हमको तो तरीका पता है, हमको रूल पता है, हमको क्यों घबराना, हमको बस अपने रूल पे अडिग रहना है। देखो हम इसको निरपेक्ष मान के चिन्ह को नहीं हटा सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमारे 2 संख्याएं हैं। ध्यान दीजिएगा, 6 में से 5 घटाएंगे जब दोस्तों, तो हमको कितना प्राप्त होगा, 1। बड़ी संख्या के सामने प्लस है, प्लस ही रहेगा, निरपेक्ष मान के चिन्ह को हम लगा लेते हैं। क्यों, क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं हटा सकते, इसमें 2 संख्याएं, अभी निरपेक्ष मान लगा रहेगा। यहाँ पे गुणा, ये देखो ये निरपेक्ष मान के बीच एक ही संख्या है, तो ये हम निरपेक्ष के मान के चिन्ह को हटा सकते हैं। जब हम निरपेक्ष मान के चिन्ह को हटा देंगे तो ये हमारा जो माइनस है क्या हो जाएगा, प्लस। जी हाँ बिल्कुल, ये क्या हो जाएगा, प्लस, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आगे ये चिन्ह हट गया, ये हमारा प्लस आ गया। अभी देखो यहाँ पे प्लस है, हमने प्लस लिख लिया। ये निरपेक्ष मान का दोस्तों चिन्ह लगा हुआ है, बीच में 3 संख्या है, तो तुरंत हम निरपेक्ष मान के चिन्ह को हटा नहीं सकते। इसको हटाने के लिए पहले इनको हमको क्या करना है, हल करना है, सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे प्लस है, माइनस है, प्लस माइनस 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 को घटाना। 8 में से जब दोस्तों हम 4 घटाएंगे तो हमको 4 प्राप्त होगा, बड़ी संख्या के सामने माइनस है, माइनस आएगा, -2, ठीक। और माइनस माइनस प्लस, 4 2 6, लेकिन -6, हमारा इतना आंसर आएगा। एक और तरीका है हल करने का, देखो इसको 4 रहने दो, माइनस माइनस प्लस, 8 2 10, ठीक है। फिर प्लस माइनस माइनस, फिर भी -6 ही आएगा। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों ये -6 निरपेक्ष मान। अब देखिए इसको हम -6 हटा सकते हैं, कब, निरपेक्ष मान को हटाएंगे तो ये माइनस से क्या हो जाएगा, +6। इसको भी निरपेक्ष मान हटा दो फटाक से, 1 × 2 +6, 2 × 9 2 +6, 6 3 9। भाई अभी नहीं समझ में आया क्या, निरपेक्ष मान का सवाल अभी भी नहीं समझ में आएगा। अरे भाई कुछ नहीं रखा, बस आपको
तरीका ध्यान रखना है, नियम ध्यान रखना है, समझना है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने में मजा आ रहा होगा। अगर मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को शेयर करो। अरे क्या जाता है भाई, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को शेयर कर दो, सबको बताओ भाई अच्छा चैनल है, अच्छे से पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। अभी भी नहीं विश्वास हुआ, कोई बात नहीं, अभी रुके रहो, कोई दिक्कत नहीं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन क्लास लेके देखो, अगर अच्छा लगे तो सबको बताओ, लाइक करो, शेयर करो, दबा के सबको जोड़ो, फटाफट जोड़ो, मिलजुल के पढ़ते हैं, बड़ा मजा आने वाला है दोस्तों। पूरा एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल इसी तरीके से। अभी देखिए संख्या पद्धति पूरा जान लीजिए, संख्या पद्धति अभी और बड़ा है। ठीक, अभी उसमें पूरी चीजें पूरा क्लियर नहीं हुआ है। अभी मैं क्या करने वाला, अभी तो पहले आपको बस हर सारी हेडिंग, सारे नियम बता रहा हूं। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, जब हमारा सारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो एक एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन लाने वाला हूं, उसको भी करवाने वाला हूं। यानी कि संख्या पद्धति से कोई भी प्रॉब्लम होगी सबको दूर करने वाला हूं। अभी हमारा चल रहा है पार्ट 1, पार्ट 1 है ये, उसके बाद अभी पार्ट 2 आएगा, पार्ट 1 संख्या पद्धति का, पार्ट 3 अगर जरूरत पड़ी तो आएगा, नहीं तो फिर हम दूसरे पार्ट पे चलेंगे, बराबर। और इसी तरीके से पूरा सब कुछ समझते हुए चलेंगे। कोई भी चैप्टर हो, कोई भी कठिन से कठिन, कोई भी चैप्टर, आपको किसी भी चैप्टर में दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बस आपको क्या करना है, तुरंत पूरे वीडियो में बनाए रहना है। हम लोगों को क्या करना है, एक दूसरे के साथ रहना है, बराबर। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। इतना पढ़ने के बाद, लिखने के बाद आप लोग भी इंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए, पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, बराबर। थैंक यू सो मच दोस्तों।